15 अगस्त 1947 पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था। गुलामी की जंजीरों से आज़ाद होने के बाद भारत की जनता स्वर्ण भविष्य के सपने देख रही थी। वही पंडित नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार देश को आगे ले जाने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच भारत सरकार को एक ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। वो खबर थी जूनागढ़ के पाकिस्तान में मिलने की। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, वो भी तब जब उसकी प्रजा इसके खिलाफ हो। आज़ाद भारत के सामने यह एक ऐसी समस्या बन गई थी जिसने आज़ादी के जश्न को फीका कर दिया। पंडित नेहरू और सरदार पटेल किसी भी कीमत पर इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहते थे। इसके बाद जो हुआ वो भारत का इतिहास बना। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब जूनागढ़ भारत के बीचों बीच मौजूद था तो नवाब इसे पाकिस्तान से कैसे जोड़ने वाला था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नवाब के विद्रोह के बाद भी जूनागढ़ भारत का हिस्सा बना। जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ जोड़ने का ऐलान जिस नवाब ने किया था उसका नाम था मोहम्मद महाबत खान, जो कि जूनागढ़ का अंतिम नवाब था। उसकी एक पहचान ये भी थी कि उसे कुत्ते पालने का बहुत शौक था और संगीत उसके रगों में खून बनकर दौड़ता था। नवाब के फैसले के बाद से जूनागढ़ की 3,370 मील जमीन पाकिस्तान के हिस्से में जाने वाली थी और 4 लाख से भी अधिक हिंदुओं का जीवन खतरे में आने वाला था। भारत को आज़ादी कई कानूनों को अपनाने के बाद मिली। उन्हीं कानूनों में से एक था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी कानून के तहत अंग्रेज़ों ने 2 नए स्वतंत्र देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया, जिसके तहत रियासतों के ऊपर का ब्रिटिश राज खत्म किया गया और उनके लिए लैप्स ऑफ पैरामाउंसी की एक व्यवस्था लाई गई। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत रियासतों को यह विकल्प दिया गया कि वो जिस देश के साथ जाना चाहते हैं उसके साथ जा सकते हैं या फिर आज़ाद रह सकते हैं। इसी कानून का सहारा लेते हुए जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ जाने का ऐलान किया। भारत सरकार नवाब के इस फैसले से हैरान थी, क्योंकि भारत सरकार के मुताबिक जूनागढ़ की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि उसका पाकिस्तान में विलय पाना संभव नहीं था। तो वही दूसरी ओर जूनागढ़ में रहने वाले अधिकतर लोग भारत में ही रहना चाहते थे। भारत सरकार जूनागढ़ पर कब्जा करना चाहती थी, लेकिन लैप्स ऑफ पैरामाउंसी के कारण सरकार के हाथ बंधे हुए थे। इसी के चलते एक दिन लॉर्ड माउंटबेटन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल और भारत सरकार के गृह सचिव वीपी मेनन को अपने पास बुलाया और जूनागढ़ के मुद्दे पर बात की। इसी बीच नेहरू और पटेल ने माउंटबेटन को बताया कि कैसे पाकिस्तान की तरफ से जूनागढ़ के नवाब को 8 करोड़ रुपए दिए गए हैं ताकि वो अपनी रियासत को पाकिस्तान में जोड़ दे। दरअसल पाकिस्तान जूनागढ़ में अपने लिए एक सैन्य अड्डा बनाना चाहता था ताकि जूनागढ़ के जरिए वो कश्मीर में अपने काम को अंजाम दे सके। राजमोहन गांधी अपनी किताब पटेल अलाइव में लिखते हैं कि जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने के पीछे मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ था। जूनागढ़ का दीवान शाहनवाज भुट्टो मोहम्मद अली जिन्ना का खास दोस्त था और वो ही नवाब को भारत के खिलाफ भड़काता था। इसी के चलते लॉर्ड माउंटबेटन के साथ हुई एक बैठक के बाद सरदार पटेल ने जूनागढ़ पर नवाब के खिलाफ सख्त कदम उठाने की और सैन्य कार्रवाई की इजाज़त मांगी और पंडित नेहरू ने भी इसका समर्थन किया, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन जूनागढ़ पर सेना भेजने के खिलाफ थे। माउंटबेटन का कहना था कि अगर भारत जूनागढ़ पर यह कहकर कार्रवाई करता है कि वहाँ पर रहने वाले लोग अधिकतर हिंदू हैं और उन्हें भारत में ही रहना चाहिए, तो पाकिस्तान भी कश्मीर को लेकर ये सवाल खड़ा कर सकता है कि कश्मीर में अधिकतर लोग मुस्लिम हैं, तो कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। दूसरी तरफ जूनागढ़ का मसला बहुत ही संवेदनशील था और सरदार पटेल इसे समझ चुके थे। यही कारण था कि उन्होंने माउंटबेटन की बात मान ली और जूनागढ़ पर सैन्य कार्रवाई रोक दी। हालांकि सरदार पटेल ने हार नहीं मानी और कोशिश लगातार जारी रखी। एक तरफ जहां उनके इशारे पर जूनागढ़ पर निगरानी बढ़ा दी गई, तो वही दूसरी ओर 19 सितंबर 1947 को वीपी मेनन को जूनागढ़ भेजा गया ताकि वो इस बात का पता लगा सके कि जूनागढ़ के विद्रोह की असली वजह क्या है। प्लान जूनागढ़ के मुताबिक वीपी मेनन जूनागढ़ जा पहुंचे और नवाब से मिलने की कोशिश करने लगे, लेकिन नवाब के दीवान शाहनवाज भुट्टो के रहते ये आसान नहीं था, क्योंकि जब भी वीपी मेनन नवाब से मिलने जाते तो दीवान उन्हें रोक लेता और नवाब के बीमारी के बहाने देता। बार बार एक ही जवाब सुनने के बाद वीपी मेनन को समझ आया कि
दीवान ऐसा क्यों कर रहा है। वो समझ चुके थे कि बगावत की असली वजह क्या है। इसी के बीच वीपी मेनन ने जूनागढ़ के दीवान को यह संदेश देते हुए कहा कि अगर नवाब ने अपने फैसले पर विचार नहीं किया तो उनका खात्मा तय है। नवाब से मुलाकात ना होने पर मेनन ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल के प्लान को आगे बढ़ाया। उन्होंने जूनागढ़ की आम जनता में भारत सरकार के प्रति भरोसा बनाना शुरू किया। वीपी मेनन ने उन लोगों से मुलाकात की जो नवाब और भुट्टो से नाराज थे। जल्दी वीपी मेनन की मेहनत रंग लाई और जूनागढ़ की 2 छोटी रियासतें भारत सरकार के साथ आ खड़ी हुई। कहते हैं कि भारत सरकार से नाराज होकर नवाब ने दोनों रियासतों पर अपनी सेना भेज दी जो भारत सरकार के साथ आ खड़ी हुई थी। नवाब का यह कदम उस पर ही भारी पड़ा। दरअसल भारत सरकार नवाब के इस फैसले पर बेहद ही तल्ख थी और इसे युद्ध मान रही थी। सरदार पटेल ने इस बार भी सैन्य कार्रवाई की इजाज़त मांगी, लेकिन 24 सितंबर 1947 को हुई एक बैठक में लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को यूनाइटेड नेशन से मदद लेने का सुझाव दिया ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति को टाला जा सके। कहते हैं कि जैसे तैसे सरदार पटेल सैन्य कार्रवाई ना करने के लिए राजी हुई, लेकिन उन्होंने सेना के जरिए जूनागढ़ की नाकाबंदी करना शुरू किया। दूसरी तरफ जूनागढ़ के आम लोग अपने नवाब के खिलाफ संगठित होने लगे थे। इसी बीच वीपी मेनन ने मुंबई के कटेवाड़ी नेताओं से मिलने का सिलसिला शुरू किया और उन्हीं नेताओं में से एक थे उच्चरंगराय डेबर। उच्चरंगराय डेबर आम लोगों के बीच बेहद ही लोकप्रिय थे। वीपी मेनन डेबर और उनके साथियों को यह समझाने में कामयाब रहे कि अगर जूनागढ़ को भारत का हिस्सा बनना है तो उन्हें जूनागढ़ की लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। इस बैठक के बाद डेबर सक्रिय हुए और यहीं से नवाब की उल्टी गिनती शुरू हुई। डेबर ने नवाब के साथ कई मुलाकातें की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद नवाब अपना फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में मुंबई में रहने वाले जूनागढ़ के निवासियों ने नवाब के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ने का संकल्प लिया। इस जनसभा में आरजी सरकार की स्थापना की गई और कटियावाड़ी नेताओं ने श्यामल दास गांधी को अपना नेता बनाकर नवाब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरजी हुकूमत का एक ही लक्ष्य था जूनागढ़ के लोगों की आज़ादी। जल्दी वो लोगों को यह भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि जूनागढ़ के नवाब के सारे अधिकार अब आरजी हुकूमत के पास आ गए हैं। फिर जनता का समर्थन मिलने के बाद आरजी हुकूमत के लोग जैसे ही जूनागढ़ के अंदर घुसे, नवाब बुरी तरह से डर गया। उसने मान लिया था कि उसका बचना अब संभव नहीं। 24 अक्टूबर 1947 को नवाब मोहम्मद महाबत खान अपने परिवार के साथ कराची भाग गया। जाते वक्त वो अपने साथ सोना चांदी के अलावा अपने कुत्तों को भी ले गया। नवाब के भागने के बाद अब जूनागढ़ की जिम्मेदारी दीवान भुट्टो पर आ गई थी। आगे उसने वही किया जिस बात का डर था। भुट्टो ने आरजी हुकूमत को रोकने के लिए पुलिस से मदद ले ली। परिणाम स्वरूप जूनागढ़ उजड़ता चला गया और वहाँ की सड़कें वीरान होती चली गई। इतना सब करने के बाद भी आखिरकार में भुट्टो को कुछ हासिल नहीं हुआ। उसने पाकिस्तान से मदद मांगने की कोशिश की, मगर जिन्ना ने भी उससे मुंह फेर लिया। अंततः शाहनवाज भुट्टो ने अपनी हार स्वीकार कर आरजी हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए। भुट्टो ने आरजी हुकूमत के प्रधान श्यामल दास गांधी से जूनागढ़ का कब्जा लेने की बात कही, लेकिन बाद में उसने अपनी अर्जी बदल दी और भारत सरकार से जूनागढ़ का नियंत्रण लेने की अपील की। खास बात यह है कि श्यामल दास गांधी ने भी इसका विरोध नहीं किया और इस तरह 9 नवंबर 1947 के दिन जूनागढ़ का भारत में विलय हो गया। बाद में जूनागढ़ में एक जनमत भी कराया गया जिसमें जूनागढ़ की जनता ने खुद ये फैसला किया कि उन्हें भारत के साथ रहना है। 1948 को हुए इस जनमत संग्रह में 1,90,000 लोगों ने भारत को चुना, जबकि पाकिस्तान के लिए सिर्फ 90 लोगों ने मतदान किया। कल मैं इधर आया तो आज अखबार में मैंने देखा कि लंबी चौड़ी बयान दिया जफरुल्लाह साहब ने, उसमें जूनागढ़ को भी डाल दिया। जूनागढ़ को सलाह जफरुल्लाह साहब ने दिया था कि हाँ तुम पाकिस्तान में शरीक हो जाओ, वो ठीक है, तो उसका जूनागढ़ का नवाब को भोगना पड़ता है, कोई जफरुल्लाह साहब को भोगना नहीं पड़ता है। और ये तो खाली बातों है। जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। तो यूनो में जाओ, दुनिया पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती है, तो हो गई बात। और जूनागढ़ में एक मक्खी भी मारनी नहीं पड़ी, किसी के ऊपर कोई हथियार चलाना ही नहीं पड़ा, फिर क्या रहा। और खुद
दीवान ने खुद आके कहा कि मेहरबानी करके हमारी हुकूमत ले लो, हम नहीं चला सकते, और नवाब वहां उठ के भाग के कराची जाकर बैठ गया, तो जूनागढ़ की बात क्या करते।